हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल शिक्षा क्लासेस। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन? वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, मगर हम उन्हीं टेक्निक्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में और केस स्टडी के बारे में। ओके, कि आखिर सैम्पलिंग होता क्या है, केस स्टडी होती क्या है। मगर इससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो डेटा है ये कलेक्ट कहाँ से किया जाता है, ये एकत्रित किया कहाँ से जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डेटा कहाँ से इकट्ठा किया जाता है। डेटा इकट्ठा किया जाता है सोर्सेज से। ओके, डेटा जो इकट्ठा किया जाता है वो इकट्ठा किया जाता है सोर्सेज से। जनरली जो है दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पॉवर्टी के ऊपर रिसर्च करना है और आप आम लोगों से जाकर पूछ रहे हैं कि हाँ पॉवर्टी भारत में बढ़ रही है, घट रही है, या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी सोर्सेज कहलाएगा। वहीं पे मान लीजिए गवर्नमेंट के थ्रू पॉवर्टी के ऊपर कोई रिसर्च किया गया है, उस डेटा का आप यूज़ करते हैं, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू पॉवर्टी के ऊपर रिसर्च किया गया है, उस डेटा को आप यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्सेज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सोर्सेज। गेटिंग इट? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा। तो यूजुअली जो है दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा आपका होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो देखिए क्वालिटेटिव डेटा जो होता है उसमें हम क्या शब्दों के द्वारा बयां करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि मेरे शहर में औरतों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। तो मैं क्या है, काफ़ी अच्छी है बता रहा हूँ, मैं शब्दों में से बयां कर रहा हूँ, परसेंटेज में नहीं। तो ये क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। वहीं पे अगर मैं ये कहता हूँ कि पिछले साल से इस साल मेरे यहाँ साक्षरता दर बढ़ी है 2%, तो मैं क्या बता रहा हूँ, क्वान्टिटेटिव डेटा बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ 2% साक्षरता दर बढ़ी है, तो मैं क्या है यहाँ पर परसेंटेज बता रहा हूँ, मैं क्वान्टिटेटिव बता रहा हूँ। ओके, तो ये क्वान्टिटेटिव डेटा कहलाता है। क्लियर है? अब देखते हैं मेथड। ओके, जो टेक्निक है, जो मेथड है डेटा कलेक्ट करने का, उसको तो सबसे पहले हम देखेंगे सैम्पलिंग के बारे में। ओके, तो सैम्पलिंग को हिंदी में नमूना या निदर्शन कहते हैं। अब देखते हैं सैम्पलिंग की एक डेफिनेशन दी है यहाँ पर मैंने, तो समझते हैं कि सैम्पल या सैम्पलिंग होता क्या है। तो सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन एंड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट पॉपुलेशन। ओके, सैम्पल क्या होता है, सैम्पल जो है एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है एक लार्जर पॉपुलेशन का। ओके, और वो लार्जर पॉपुलेशन को क्या है, रिप्रेजेंट भी करता है। वो लार्जर पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट भी करता है। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। नमूना एक बड़ी आबादी का हिस्सा है और वह उस आबादी का प्रतिनिधित्व भी करता है। ओके, नमूना क्या है, एक बड़ी आबादी का हिस्सा है। ओके, और वह उस आबादी का प्रतिनिधित्व भी करता है। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ब्लड टेस्ट का। ओके, ब्लड टेस्ट आप सभी ने कभी ना कभी करवाया ही होगा। ओके, तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर जो है आपके बॉडी से थोड़ा सा खून लेता है। ओके, और वो उसके थ्रू ओके, तो जो थोड़ा सा खून लेता है वो क्या होता है, सैंपल होता है। और उस सैंपल के थ्रू वो ये बताता है कि आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, आपको मलेरिया है या टाइफाइड है, इसके बारे में वो बता देता है। ओके, तो क्या है, वो जो थोड़ा सा सैंपल होता है ब्लड का, वो क्या करता है, पूरे के पूरे बॉडी में जो ब्लड बह रही है, पूरे के पूरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रही है, वो उस ब्लड के बारे में वो क्या करता है, बताता है। उस ब्लड को क्या है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जो ब्लड बह रही है उसको क्या है, रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसे और आसान भाषा में समझाऊँ तो आपके घर में दाल तो बनती होगी, तो जब दाल बनती है तो आपने देखा होगा कि जनरली क्या है, एक चम्मच से टेस्ट करके देखा जाता है कि आखिर उसमें नमक सही है या नहीं है। ओके, तो अगर एक चम्मच दाल में नमक सही है तो पूरी की पूरी दाल में नमक सही है, अगर उसमें कम है तो पूरी की पूरी दाल में नमक कम है। ओके, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो जो एक चम्मच दाल है वो उस पूरी की पूरी दाल को क्या है, उस पूरी की पूरी दाल को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है। ओके, कि पूरी की पूरी दाल सही है या नहीं, उसमें नमक सही है या नहीं। ओके, तो सैंपल क्या होता है, सैंपल एक छोटा सा पार्ट होता है, सैंपल एक छोटा सा हिस्सा होता है एक लार्जर पॉपुलेशन का। ओके, और वह उस लार्जर पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट भी करता है। गेटिंग इट? ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। ओके, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और हम एग्जाम्पल से इसलिए समझेंगे क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से समझने का जो बेनिफिट होता है ना, वो है कि आपको लॉन्ग टर्म याद रहता है। पहला तो यही बेनिफिट है कि आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, एंड द सेकंड बेनिफिट इज़ कि आपको क्या है, वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है, आप काफ़ी अच्छे तरह से उसे अंडरस्टैंड कर लेते हो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ओके, क्या देखेंगे, रैंडम सैम्पलिंग।
तो एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे को मेरे शहर में मेरे को ये रिसर्च करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। मेरे को ये रिसर्च करना है मेरे शहर में। तो मेरे शहर में मान लेता हूँ कि 1 लाख लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 1 लाख लोग रहते हैं। अब मैं इन सभी के पास जाकर तो पूछ नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल तो है नहीं। तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इनमें से सैंपल उठाऊंगा। ओके, मैं कितने लोगों का सैंपल उठाऊंगा? एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं 1000 लोगों का सैंपल ले लेता हूँ। ओके, मेरे को 1000 लोग चाहिए सैंपल के रूप में। तो अब मैं क्या, रैंडम सैम्पलिंग में क्या है ना, रैंडम सैम्पलिंग में ये जो सॉरी गाइज, रैंडम सैम्पलिंग में ये जो 1 लाख लोग हैं मेरे पास, ओके, ये जो 1 लाख लोग हैं, इस 1 लाख में से मेरे को 1000 लोग उठाने हैं। ओके, 1000 लोग उठाने। तो मैं क्या, इस 1 लाख लोगों में से मैं किसी को भी उठा लूँगा। ओके, मेरे को ऐसा मतलब स्पेसिफिकली मैं चूज़ नहीं करूँगा कि मेरे को निशा को ही उठाना है, मेरे को रवि को ही उठाना है। नहीं, मैं किसी को भी उठा लूँगा। मैं राजेश को उठा लूँगा, मैं रवि को उठा लूँगा, मैं दिनेश को उठा लूँगा, मैं महेश को उठा लूँगा, मैं रोहित को उठा लूँगा, मैं शनाया को उठा लूँगा, मैं रितिका को उठा लूँगा। मतलब रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, मैं इस 1 लाख में से जो भी लोग हैं मैं उसे रैंडमली उठा लूँगा। मैं स्पेसिफिकली चूज़ नहीं करूँगा। ओके, कि मेरे को इसको उठाना है। ओके, मैं किसी को भी उठा लूँगा। मैं इस तरह से अपना क्या, 1000 का सैंपल बना लूँगा। ओके ओके, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? अब रैंडम सैम्पलिंग का बेनिफिट, ओके, रैंडम सैम्पलिंग है क्या, ये तो आपको क्लियर है कि इसमें आप एक लार्जर पॉपुलेशन लेते हैं और उसमें से आप किसी भी आप जो एक सैंपल का जो एक नाप होता है आपका, क्या मेरे को 1000 लेना है या मेरे को 100 सैंपल लेना है, तो आप क्या करते हैं, रैंडमली उससे पिक करते हैं। ओके, इसमें रैंडमली सैंपल पिक किया जाता है। इसका जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट ये होता है कि आपको क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, यानी आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई स्पेसिफिक लोगों को ढूंढना नहीं होता। आप क्या है, किसी को भी उठा रहे हो तो आपका यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है, प्लस लेस कॉस्टली है। ओके, यानी ये बहुत ही चीपर, मतलब ये बोल सकते हैं बहुत ही चीपर आपका टेक्निक है, बहुत ही चीपर मेथड है। यानी इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है, पैसे बहुत कम लगते हैं। ओके, तो ये इसका एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने लिया था कि मेरे को 1 लाख लोग हैं मेरे शहर में और मेरे को लेना है 1000। ओके, मेरे को लेना है क्या, 1000 लोगों को मेरे को पिक करना है। ओके, तो अगर मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरे को 20 से 40 साल वाले को ही पिक करना है, तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, मैं तो 1 लाख लोगों में से उठा रहा हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि 20 से 40 साल वाले ही सभी आएंगे। हो सकता है 50 साल वाले भी आ जाए, हो सकता है कि 10 साल वाले भी आ जाए। ओके, तो यहाँ पे जो वो एक है ना आपका, यहाँ पे जो आपका टारगेट ऑफ पॉपुलेशन है, ओके, टारगेट ऑफ जो आपका सैंपल है उसके आने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। ओके, कि ज़रूरी नहीं कि 20 साल से 40 साल वाले ही आएंगे, हो सकता है 10 साल वाले भी कुछ आ जाए, हो सकता है 50 साल वाले भी कुछ आ जाए। ओके, तो रैंडम सैम्पलिंग का ये एक डिसएडवांटेज है। ओके, अब हम बात करते हैं सिस्टमिक सैम्पलिंग के बारे में। सिस्टमिक सैम्पलिंग जस्ट रैंडम सैम्पलिंग के अपोजिट होता है। ओके, सिस्टमिक सैम्पलिंग में होता क्या है, जैसे कि सिस्टमिक सैम्पलिंग में वही हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं 1 लाख वाला। ओके, मेरे शहर में 1 लाख लोग हैं, मेरे को क्या है 1000 लोगों को पिक करना है अपना वो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला रिसर्च कर रहा हूँ उसके लिए। तो अब ये जो 1000 लोग को मैं पिक करूँगा, इसमें से मैं हर दूसरे, हर चौथे, हर 10वें आदमी को मैं क्या चूज़ करूँगा, स्पेसिफिकली चूज़ करूँगा कि हाँ मेरे को रोहित को ही उठाना है, मेरे को निशा को ही उठाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, स्पेसिफिकली चूज़ करूँगा हर 5वें, हर 10वें, जिस तरह से मैं सिस्टम बनाना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं प्रोसेस रखना चाहता हूँ। ओके, तो इसमें क्या है, एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि मेरे को हर 10वां बंदा चूज़ करना है, मेरे को हर 15वां बंदा चूज़ करना है, मेरे को हर दूसरा बंदा चूज़ करना है। ओके, तो एक तरह का इसमें क्या है, सिस्टम होता है। ओके, तो ये होता है सिस्टमिक सैम्पलिंग। अब देखिए गाइस, सिस्टमिक सैम्पलिंग हो या रैंडम सैम्पलिंग, ओके, दोनों में क्या है, लॉ ऑफ एवरेजेस रिलाय होता है। ओके, दोनों में क्या है, लॉ ऑफ एवरेजेस रिलाय होता है। अब लॉ ऑफ एवरेजेस क्या होता है, इसे भी मैं समझाता हूँ। लॉ ऑफ एवरेजेस होता क्या है? ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आपका सैंपल अच्छा खासा बड़ा है। एक एग्जांपल वही ले लेते हैं, 1 लाख है मेरे शहर की पॉपुलेशन और मेरे को जो सैंपल लेना है वो 1000 का है। तो मेरा सैंपल क्या है, अच्छा खासा बड़ा है। तो अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि हाँ इसमें 60% यानी जो 60,000 है, 60,000 जो मेल है और 40,000 क्या है, फीमेल है। ओके, 40,000 क्या है, फीमेल है इसमें। ओके, तो अगर 40,000 इसमें फीमेल है। ओके, तो अगर 60,000 मेल है, 60,000 मेल है और 40,000 फीमेल है, अगर मैं इसमें से 1000 लोगों को पिक करता हूँ। ओके, अगर मैं 1000 लोगों को पिक करता हूँ तो क्या होगा, 600 जो मेल निकल जाएंगे लगभग और 400 क्या निकल जाएंगे, फीमेल निकल जाएंगे।
तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेजेस। यानी अगर मैं 1 लाख लोगों में से 1,000 लोगों को पिक कर रहा हूँ और उस 1 लाख में 60,000 मेरा मेल है और 40,000 फीमेल है, तो मेरा 600 भी क्या है मेल, लगभग 600 मेल आ जाएगा और 400 क्या है फीमेल आ जाएगा। ओके, तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेजेस। ओके, ये दोनों ही चीज़ दोनों ही जो आपका मेथड है उसमें रिलाय होता है। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, देखिए फिर से वही एग्जांपल लेते हैं 1 लाख वाला। ओके, 1 लाख वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को चूज़ करना है 1,000 मेरे को 1,000 का सैंपल लेना है। ओके, 1 लाख में से मेरे को 1,000 का सैंपल लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए अगर 1 लाख में से मान लेते हैं 1 लाख में से मेरे पास कितना है, जस्ट 1,000, सॉरी मान लेता हूँ कि मेरे पास मान लेता हूँ कि मेरे पास 1 लाख में से, ओके 1 लाख में से 70,000 जो है, ओके वो हिंदू है। ओके, 70,000 लोग हिंदू हैं और 30,000 लोग मुस्लिम्स हैं। ओके, 30,000 लोग क्या है, मुस्लिम्स हैं। ओके, तो अब क्या है, मेरे को सेम प्रोपोर्शन में मेरे को सैंपल भी लेना है। यानी मेरे को 700 हिंदू चाहिए और मेरे को 300 क्या है मुस्लिम्स चाहिए। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम है, ओके ये जो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम है, यानी सैम्पलिंग फ्रेम किसे कहते हैं, जिस सोर्स से आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, ओके जिस सोर्स से आप अपना सैंपल ले रहे हो उसे सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। तो ये जो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम है इसको पहले मैं तोड़ दूंगा कि हाँ मेरे पास 70,000 जो है, 70,000 मेरे पास मेल है, 70,000 मेरे पास मतलब हिंदू है और 30,000 मेरे पास क्या है 30,000 मेरे पास है मुस्लिम्स हैं। ओके, तो अब इन 70,000 में से मेरे को 700 मुस्लिम हिंदू लेने हैं और 300 क्या है मुस्लिम चूज़ करने हैं। तो मैंने पहले से इसमें क्या इस सैम्पलिंग फ्रेम को डिवाइड कर दिया। ओके, गेटिंग इट। तो ये होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, अब हम देखते हैं क्वाटा सैम्पलिंग के बारे में। ओके, क्वाटा सैम्पलिंग क्या होता है, तो देखिए क्वाटा सैम्पलिंग क्या होता है। क्वाटा सैम्पलिंग में जो ये सैम्पलिंग फ्रेम होता है, जैसे मेरे पास 1 लाख का एक सैम्पलिंग फ्रेम था, 1 लाख लोग हैं मेरे शहर के और मेरे को लेना है इसमें से 1,000 लोग। तो यहाँ पर मैं क्या है, ये जो सैम्पलिंग फ्रेम है इसको डिवाइड नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ कि हाँ मेरे पास 70,000 जो है हिंदू हैं और 30,000 जो है वो मुस्लिम्स हैं। ओके, मगर मैं यहाँ पे ये जो सैम्पलिंग फ्रेम है इसको डिवाइड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोटा फुल करूँगा। ओके, यानी मैं रैंडमली, ओके मैं रैंडमली इस 1 लाख में से लोगों को पिक करते जाऊँगा। हिंदू आएगा तो हिंदू आएगा तो इस कोटा में पिक कर दूँगा, मुस्लिम आएगा तो इस कोटा में पिक कर दूँगा। ओके, तो अब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को जो 700 हिंदू चाहिए थे वो मेरा पूरा हो गया और मेरे को जो 300 मुस्लिम चाहिए थे उसमें से मेरे पास 200 मुस्लिम ही अभी पूरे में। अब अगर मैं रैंडमली इसको पिक कर रहा हूँ सैंपल, ओके और मान लेता हूँ अब हिंदू आता है, जैसे मेरा तो कोटा फुल हो गया 700 का। ओके, मेरे को 700 हिंदू चाहिए थे, वो कोटा फुल हो गया। ओके, और मेरे को जो 300 मुस्लिम चाहिए थे उसमें से बस 200 मुस्लिम ही मेरे को मिले। तो अब अगर मैं रैंडमली उठा रहा हूँ सैंपल और मेरे सामने अगर हिंदू आता है तो मैं उसको क्या डिस्कार्ड कर दूंगा। मेरे पास अगर फिर हिंदू आया तो मैं फिर उसे डिस्कार्ड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को अब मुस्लिम्स चाहिए। ओके, मेरे को मुस्लिम चाहिए क्योंकि उनका कोटा मेरे को फुल करना है। हिंदुओं का कोटा तो फुल हो चुका है, तो कोटा सैम्पलिंग में होता है क्या, कोटा फुल करना होता है। ओके, कोटा फिल करना होता है। गेटिंग इट। अब हम बात करते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ओके, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए अब इलेक्शन भी आ रहा है तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे कि हम मान लेते हैं कि क्या भारत में जो है कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, भारत में जो है 552 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। ओके, 552 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, यानी निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें से क्या है 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन होता है। तो अब ये जो 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, अब मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में तो नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सैंपल ले लूँगा। सैंपल कितने का ले लूँगा, मान लेता हूँ मैं 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का सैंपल ले लेता हूँ। अब ये जो 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, यहाँ पर मैं सभी लोगों से जाकर तो पूछ नहीं सकता हूँ कि इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मैं क्या इन 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से
कुछ कुछ लोगों से जाकर पूछूंगा कि आखिर इलेक्शन में कौन जीतने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये किया कि 545 में से 40 का सैंपल लिया, 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज का सैंपल लिया, फिर 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से मैं सभी में जाकर थोड़े थोड़े लोगों से जाके पूछने लगा। तो यानी मैंने सैंपल से भी सैंपल निकाल दिया। ओके, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। गॉट इट? ओके। और इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओपिनियन पोल। ओके, ओपिनियन पोल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, अब हम देखते हैं केस स्टडी के बारे में। देखिए, सैम्पलिंग जो था वो बहुत ही बड़ा मतलब चैप्टर था, इसीलिए इतना टाइम लग गया। अब हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है केस स्टडी। ओके, तो केस स्टडी होता क्या है, देखिए, अ केस स्टडी इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज अ पर्सन, प्लेस, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट। ओके, क्या है, देखिए, केस स्टडी होता क्या है। केस स्टडी जो है एक डिटेल्ड स्टडी होता है, एक गहन अध्ययन होता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में। ओके, वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या एक इवेंट भी हो सकता है, या एक फिनोमिना हो सकता है। ओके, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। ओके, हिंदी में भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। केस स्टडी किसी व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन होता है। केस स्टडी में किसी भी एक घटना या व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है। जनरली जो है क्या, एजुकेशन, बिजनेस, कानून, मेडिकल इत्यादि क्षेत्रों में क्या है, केस स्टडी की जाती है। देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लॉयर्स केस स्टडी करते हैं, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि हाँ, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में भी केस स्टडी किया जाता है। ओके, तो आखिर ये केस स्टडी होता क्या है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एलन मस्क का। एलन मस्क को तो आप जानते होंगे, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। करंटली ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एलन मस्क इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके, तो आखिर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने कैसे। ओके, अगर मैं इसकी केस स्टडी करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि हाँ भाई, मैं इसको मतलब डिटेल से अध्ययन करूंगा कि आखिर वो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे फेलियर्स देखे, किन किन प्रॉब्लम से होके वो गुजरे, आखिर उन्होंने किया, उन्होंने अपने लाइफ में कैसे कैसे अचीवमेंट्स किए जिसके थ्रू वो आज उस पोजीशन में पहुंचे हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने। ओके, तो मैं क्या डिटेल से एलन मस्क के बारे में अध्ययन करूंगा, उसकी सक्सेस के बारे में अध्ययन करूंगा। गेटिंग इट? ओके, तो इस तरह से क्या है, केस स्टडी की जाती है। और केस स्टडी किसी एक व्यक्ति का भी किया जा सकता है, किसी एक घटना का भी किया जा सकता है, या किसी एक समूह का भी किया जा सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। सी यू सून विद अनदर वीडियो।